नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे नातेदारी के बारे में। अंग्रेजी भाषा का ये शब्द है किनशिप। इस शब्द को हिंदी में संगोत्रता, बंधुत्व, नातेदारी एवं स्वजन ये सब कहा जाता है। नातेदारी एवं विवाह जीवन के आधारभूत तथ्य हैं। यौन इच्छा विवाह को जन्म देती है और विवाह परिवार एवं नातेदारी को। सृष्टि के आरंभ से ही जिन बातों ने व्यक्तियों को एकता के सूत्र में बांधने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें आर्थिक हित और समान सुरक्षा महत्वपूर्ण है। सामूहिक सुरक्षा की भावना ने ही कई छोटे छोटे संघों के निर्माण की प्रेरणा दी, जो परिवार से लेकर राष्ट्र तक हैं। समान भाषा, धर्म, जाति एवं राष्ट्र के लोगों के बीच व्यक्ति अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, लेकिन इनसे भी अधिक सुरक्षित व्यक्ति अपने को नातेदारों के बीच करता है, जिनके साथ उसके सामाजिक, नैतिक, आर्थिक हित जुड़े हुए हैं। वह राष्ट्रीयता, धर्म, प्रदेश ये सब बदल सकता है, परंतु नातेदारी नहीं। इनमें रक्त का बंधन है। इसीलिए जंगली और असभ्य जनजातियों से लेकर सभ्य समाज तक में इसे पुष्ट एवं विश्वसनीय माना जाता है। नातेदारी का प्रत्येक समाज में महत्व रहा है। संगमन, गर्भावस्था, पितृत्व, समाजीकरण आदि जीवन के मूलभूत तथ्यों के साथ मानव व्यवहार का अध्ययन ही नातेदारी का अध्ययन है। मनुष्य समाज में जन्म के बाद से ही अनेक लोगों से संबंधित हो जाता है। इन संबंधों में रक्त एवं विवाह के आधार पर बने संबंध अधिक स्थायी एवं घनिष्ठ होते हैं। संबंधों का निर्माण मानव द्वारा की जाने वाली सामाजिक अंतःक्रिया का ही परिणाम है। जिन विशिष्ट सामाजिक संबंधों द्वारा मनुष्य बंधे होते हैं और जो संबंध समाज द्वारा स्वीकृत होते हैं, उन्हें हम नातेदारी के अंतर्गत सम्मिलित करते हैं। अब हम कुछ परिभाषाएं हैं नातेदारी की, उन पर चर्चा करेंगे, जिससे हमें और समझ में आ जाए कि नातेदारी किसे कहते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन ने लिखा है, नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है, जो कि सामाजिक संबंधों के परंपरात्मक संबंधों का आधार है। इसी प्रकार लूसी मेयर ने लिखा है, बंधुत्व में सामाजिक संबंधों को जैविक संबंध शब्दों में व्यक्त किया जाता है। एक अन्य परिभाषा डॉक्टर रिवर्स ने दी है, बंधुत्व की मेरी परिभाषा उस संबंध से है जो वंशावलियों के माध्यम से निर्धारित तथा वर्णित की जा सकती हैं। इन सभी परिभाषाओं से हम ये समझ सकते हैं कि नातेदारी में उन व्यक्तियों को सम्मिलित करते हैं जिनसे हमारा संबंध वंशावली के आधार पर होता है, और वंशावली संबंध परिवार में पैदा होते हैं और परिवार पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे संबंधों को समाज की स्वीकृति आवश्यक है। कभी कभी प्राणीशास्त्रीय रूप से संबंध न होने पर भी यदि उन संबंधों को समाज स्वीकार कर लेता है तो वे भी हमारे नातेदार माने जाते हैं। इसका उदाहरण देखें हम तो गोद लिया हुआ पुत्र पिता का असली पुत्र नहीं है, परंतु उनके संबंधों को समाज ने स्वीकार कर लिया, अतः वे एक दूसरे के नातेदार माने जाएंगे। भारत में प्राचीन समय में विवाह के पूर्व ही किसी लड़की से होने वाला पुत्र या विवाह के बाद पति की स्वीकृति से दूसरे द्वारा उत्पन्न पुत्र, जिसे क्षेत्रज कहते थे, उनको भी हम नातेदारी में सम्मिलित करते हैं। बहुपति विवाही टोडा जनजाति में बच्चे का प्राणीशास्त्रीय पिता कोई भी हो सकता है, परंतु सामाजिक रूप से वही भाई पिता माना जाता था जिसने परसुत पिमी संस्कार किया हो। यही बात हम देवर विवाह एवं साली विवाह में भी देख सकते हैं। देवर विवाह में एक पुरुष अपने भाई की विधवा स्त्री से विवाह करने की स्वीकृति होती है। ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें मृत भाई की ही मानी जाती हैं। साली विवाह में एक व्यक्ति को अपनी
मृत पत्नी की बहन से विवाह करने की आज्ञा होती है, ऐसी बहन को अपनी मृत बहन का पद प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार सामाजिक उद्देश्य के लिए रक्त या प्राणीशास्त्रीय संबंध नातेदारी जरूरी नहीं है। इसका कारण यह है कि नातेदारी एक सामाजिक तथ्य है जिसमें समाज की स्वीकृति महत्वपूर्ण होती है। संबंधों की सामाजिक स्वीकृति के नियम भिन्न भिन्न समाजों व स्थानों पर भिन्न भिन्न है। इसका कोई सर्वमान्य तरीका नहीं है। नातेदारों में हम रक्त संबंधियों एवं विवाह संबंधियों दोनों को सम्मिलित करते हैं। रक्त संबंधियों को हम नातेदारी की आंतरिक व्यवस्था कह सकते हैं, तो विवाह संबंधों को इसकी बाह्य व्यवस्था। इस प्रकार इन परिभाषाओं से हमें यह स्पष्ट हो जाता है कि नातेदारी हम किसे कहते हैं या कौन हमारे नातेदार हैं। मुख्यतः जो हमारे रक्त संबंधी हैं या जो हमारे विवाह संबंधी हैं या गोद लिया हुआ पुत्र है जिसको समाज ने स्वीकार कर लिया है, उन सबको हम नातेदारों में शामिल करते हैं। अब हम चर्चा करेंगे नातेदारी के भेद पर। सामाजिक संबंधों में से सार्वभौमिक और आधारभूत संबंध वे हैं जो प्रजनन पर आधारित होते हैं। प्रजनन की कामना दो प्रकार के संबंधों को जन्म देती है। पहला, माता पिता एवं संतान के बीच तथा भाई बहनों के बीच बनने वाले संबंध, इन्हें हम समरक्तता के संबंध कहते हैं। और दूसरा, पति पत्नी के मध्य बनने वाले एवं इन दोनों के पक्षों के बीच बनने वाले संबंध, जिन्हें हम विवाह संबंध कहते हैं। इस प्रकार से दो प्रकार के संबंध नातेदारी में पाए जाते हैं। इनकी हम चर्चा करें तो पहला है समरक्त संबंध। प्रजनन के आधार पर उत्पन्न होने वाले सामाजिक संबंधों में से एक प्रकार वह है जो रक्त या समरक्तता के आधार पर बनता है, जैसे माता पिता एवं संतानों के बीच का संबंध। संतानें माता पिता से वाहकाणु ग्रहण करती हैं, जीन्स जिसे हम कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि उनमें समान रक्त पाया जाता है। इसी प्रकार से भाई बहनों में भी रक्त संबंध होता है। एक व्यक्ति के माता पिता, भाई बहन, दादा दादी, मामा, नाना नानी, चाचा बुआ आदि रक्त संबंधी होते हैं। लेकिन रक्त संबंधियों के बीच सदा ही प्राणीशास्त्रीय संबंध होना आवश्यक नहीं है। उनके बीच काल्पनिक संबंध भी हो सकते हैं यदि समाज इन संबंधों को स्वीकृति दे देता है। इसलिए रक्त संबंधों में जैविकीय तथ्य इतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना कि सामाजिक मान्यता का तथ्य। विभिन्न समाजों में हमें इसके अनेक उदाहरण देखने को मिलते हैं। मलेशिया के ट्रोबियांडा द्वीप निवासियों में वास्तविक पिता कभी कभी अज्ञात होता है, लेकिन परंपरा अनुसार संतान का पिता वही माना जाता है जो उस लड़की से विवाह करता है। गोद लेने वाली प्रथा इसका सार्वभौमिक उदाहरण है। जिस व्यक्ति को गोद लिया जाता है उसके प्रति सभी जगह एक सा व्यवहार किया जाता है जैसे वह जैविक रूप से उत्पन्न हुआ हो। यदि वास्तविक रक्त संबंध ही ऐसे संबंधों का आधार होता तो हम कई संबंधियों को एक ही नाम से क्यों पुकारते। जैसे पिता की आयु व माता की आयु के लोगों को पिता या माता शब्दों द्वारा संबोधित किया जाता है। कुछ लोग जैविकीय संबंधों की तुलना में संबंधियों द्वारा निभाए गए अधिकार एवं कर्तव्यों को अधिक महत्व देते हैं। मलेशिया के कुछ भागों में बच्चा किस परिवार का माना जाएगा, इसका निर्णय प्रसव की क्रिया से नहीं होता, वरन कुछ सामाजिक कृत्यों पर निर्भर करता है। वहाँ एक द्वीप में तो प्रसूता का जो व्यक्ति उसके कार्यों का मूल्य देता है वहीं उसकी संतान का पिता कहलाता है और उस व्यक्ति की पत्नी उस बच्चे की माँ बन जाती है। एक दूसरे द्वीप में वह व्यक्ति पिता बन जाता है जो गृह द्वार पर साइकस वृक्ष के पत्ते का आरोपण करता है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पितृत्व और मातृत्व सृजन एवं प्रवसन की शारीरिक क्रियाओं पर ही पूर्णतः आधारित नहीं है, वरन सामाजिक प्रथाओं पर निर्भर है। अतः स्पष्ट है कि नातेदारी में सामाजिक मान्यता जैविक तथ्य पर आरोपित है। दूसरे संबंध होते हैं विवाह संबंध। प्रजनन पर आधारित नातेदारी संबंधों में विवाह संबंध भी है जो विषम लिंगियों के बीच समाज की स्वीकृति के परिणाम स्वरूप स्थापित होते हैं। केवल पति पत्नी ही विवाह संबंधी नहीं होते, वरन उन दोनों के परिवारों के बीच
अनेक संबंधी भी परस्पर विवाह संबंधी होते हैं, जैसे सास ससुर, ननद भौजाई, जीजा साला साली संबंधी, साडू फूफा, भाभी बहू आदि। इन संबंधों का दो व्यक्तियों के संदर्भ में ही प्रकट किया जा सकता है, जैसे सास बहू, ससुर बहू, पति पत्नी, जीजा साली, देवर भाभी, ननद भौजाई, साला बहनोई, मामी भांजा, भतीजा फूफा आदि। इन सभी संबंधियों के बीच संबंध का आधार रक्त न होकर विवाह होता है। इस प्रकार से नातेदारी में हमें दो प्रकार के भेद देखने को मिलते हैं। एक भेद वह होता है जो समरक्त संबंध पर आधारित होता है। जिन व्यक्तियों में समान रक्त प्रवाहित होता है उनको हम समरक्त संबंधी मानते हैं। और दूसरा होता है विवाह संबंधी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमारे पास विवाह के बाद आते हैं या विवाह के पश्चात जुड़ते हैं, उन सभी को हम विवाह संबंधी कहते हैं। आगे हम चर्चा करेंगे नातेदारी की श्रेणियों पर। हमारे जितने भी नातेदार हैं उन सबसे हम समान रूप से संपर्क, निकटता एवं घनिष्ठता नहीं रखते। कुछ हमारे अधिक निकट होते हैं तो कुछ दूर होते हैं। इस निकटता, घनिष्ठता एवं संपर्क के आधार पर हम नातेदारों को विभिन्न श्रेणियों में बांट सकते हैं, जैसे प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। मुरडॉक एक समाजशास्त्री हैं जिन्होंने नातेदारी की श्रेणियों का गहन अध्ययन किया और उन्होंने इन तीनों पर ही अपने विचार व्यक्त किए हैं। मुरडॉक के अनुसार प्राथमिक संबंधी वे व्यक्ति हैं जिनसे हमारा सीधा संबंध होता है या जिनके संबंध को प्रकट करने के लिए कोई और संबंधी बीच में नहीं है। एक परिवार में 8 प्रकार के प्राथमिक संबंधी हो सकते हैं, जिनमें 7 रक्त से संबंधित होते हैं और 1 विवाह से संबंधित होता है। जैसे रक्त संबंधी की बात हम करें तो पिता पुत्र, पिता पुत्री, माता पुत्र, माता पुत्री, भाई भाई, भाई बहन और बहन बहन, ये सभी हमारे रक्त संबंधी हैं। और पति पत्नी का प्राथमिक संबंध विवाह पर आधारित होता है। दूसरा मुरडॉक ने बताए हैं द्वितीयक संबंधी। द्वितीयक संबंधी वे हैं जो उपयुक्त प्राथमिक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति का दादा उसका द्वितीयक संबंधी है, क्योंकि दादा से पोते का संबंध पिता के द्वारा और पिता तथा पिता के पिता आपस में प्राथमिक संबंधी हैं। ये रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदार हैं। रक्त संबंधी द्वितीयक रिश्तेदारों के अन्य जो उदाहरण हैं उनमें चाचा भतीजा, मामा, नाना नानी आदि हैं। और अगर हम विवाह नातेदारों की बात करें तो इसमें सास ससुर, साला बहनोई, साली, देवर भाभी आदि को गिन सकते हैं। मुरडॉक ने 33 प्रकार के द्वितीयक संबंधों का उल्लेख किया है। तीसरा स्वरूप उन्होंने बताया जिसे हम तृतीयक संबंधी कहते हैं। तृतीयक संबंधी वे हैं जो हमारे द्वितीयक संबंधियों के प्राथमिक संबंधी हैं या हमारे प्राथमिक संबंधियों के द्वितीयक संबंधी हैं। जैसे हम उदाहरण देखें तो पितामह हमारे तृतीयक संबंधी हैं, क्योंकि हमारे पिता हमारे प्राथमिक संबंधी हैं, पिता के पिता हमारे द्वितीयक संबंधी हैं और दादा के पिता हमारे तृतीयक संबंधी हैं। इसी तरीके से साले के लड़का जो होता है वो हमारा तृतीयक संबंधी कहलाता है, क्योंकि साला हमारा द्वितीयक संबंधी है और उसका पुत्र हमारा तृतीयक संबंधी है। मुरडॉक ने कुल 151 प्रकार के तृतीयक संबंधियों का उल्लेख किया है। ये नातेदारी की विभिन्न श्रेणियां हैं जिसका वर्णन मुरडॉक ने किया है। जो हमारे प्राथमिक संबंधी हैं वो 8 प्रकार के होते हैं, द्वितीयक संबंधी 33 प्रकार के और तृतीयक संबंधी 151 प्रकार के। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।